हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हिंदू एक्सप्लेन सीरीज बाय संख्या एकेडमी। यहाँ पे हम इस सीरीज में द हिंदू को एक्सप्लेन करेंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे और कोई भी अगर इंपॉर्टेंट हमें लगता है कोई क्वेश्चन आ सकता है किसी भी टॉपिक से तो वो भी आपको इन्फॉर्म करा जाएगा इस सीरीज में। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। सो ये जो न्यूज़पेपर हमने लिया है, ये आज जो डेट है वो है 20 Feb 2025। ठीक है, क्लियर है। इसमें सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि आपके एग्जाम में जिससे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हमने इंक्लूड करे हैं। थोड़ा बहुत हमने पॉलिटिकल कुछ टॉपिक्स भी ले रखे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है, दैट इज रेखा गुप्ता को सेलेक्ट कर लिया गया है, चूज कर लिया गया है एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। ठीक है, ये पॉलिटिकल है, एज सच एग्जाम में स्पेसिफिकली नहीं आएगा इससे क्वेश्चन, लेकिन स्टिल एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। ठीक है, तो ये हम आपको इसमें हमने इस आर्टिकल को इसमें इंक्लूड कर लिया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं इसको, इस सीरीज को। सो जो रेखा गुप्ता है, जो सबसे पहला आर्टिकल है वो ये कहता है कि रेखा गुप्ता जी को क्या चूज कर लिया गया है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। तो 8 फेब को रिजल्ट आ चुका था। 8 फेब को रिजल्ट आ चुका था किसका, दिल्ली असेंबली इलेक्शंस का। ठीक है, दिल्ली असेंबली इलेक्शन का 8 फेब को रिजल्ट आ गया था। लेकिन कल, दैट इज 19 फेब को अनाउंसमेंट हुई है, जो रेखा गुप्ता है उनको सेलेक्ट करा करा गया है, दैट इज चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। काफी टाइम लगा दिया है, गेस 11 दिन लगा दिए। ठीक है, क्लियर है। सो रेखा गुप्ता जी हैं, ये फर्स्ट टाइम एमएलए हैं शालीमार बाग से। ठीक है, इनको चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली बना दिया गया है और ऑफ कोर्स ये भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करती हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीट्स, कितनी सीट्स इन्होंने कह सकते हो जीते हैं, कितनी सीट्स पे, 48 सीट्स आउट ऑफ, दिल्ली में कितनी है, दिल्ली असेंबली में कितनी सीट्स हैं, आउट ऑफ 70 सीट्स। सभी को ले रहा है, आउट ऑफ 70 सीट्स ये जो है भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने 48 सीट्स पे इन्होंने जीत हासिल करी है। सभी को ले रहे हैं। सो ये फोर्थ चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली की, फोर्थ फीमेल चीफ मिनिस्टर हैं, वुमेन चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली की। सबसे पहली कौन थी, सबसे पहली थी सुषमा स्वराज, जो कि बीजेपी को बिलोंग करती थी। और जो सेकंड चीफ मिनिस्टर थी दिल्ली की वो कौन थी, मिसेस शीला दीक्षित। सभी को ले रहे हैं। फिर नेक्स्ट है जो थर्ड आप से बिलोंग करती थी, वो थी अतिशी, जो कि जस्ट बिफोर, जो कि इनसे पहले, दैट इज रेखा गुप्ता से जो पहले चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली थी वो कौन थी, अतिशी थी। ये आम आदमी पार्टी को बिलोंग करती थी। सभी को क्लियर है। ये इतनी बेसिक चीजें आएगा, सभी को पता ही होगी। ठीक है, थोड़ा बस ये थोड़ा याद रखना, दैट शी इज द फोर्थ वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। फर्स्ट थी सुषमा स्वराज, सेकंड थी शीला दीक्षित। ठीक है, एंड थर्ड कौन थी, अतिशी, जो कि आम आदमी पार्टी को बिलोंग करती थी। ठीक है, क्लियर है। सो अब इनके पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करी जाए, ठीक है, ये बहुत हिस्टोरिक विक्ट्री है बीजेपी की दिल्ली में, क्योंकि 26 साल बाद बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है दिल्ली में, कितने 26 साल बाद। ठीक है, और इसको कितने, बीजेपी को कितने वोट मिले थे, 48 वोट्स, सॉरी वोट्स कह रहे हैं, सीट्स, 48 सीट्स मिली हैं बीजेपी को। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आउट ऑफ 17 दिल्ली असेंबली इलेक्शंस। ठीक है, सो जो रेखा गुप्ता है उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन था। बाकी जो बीजेपी के सीनियर लीडर्स हैं, इनके साथ कंपटीशन था। प्रवेश सिंह साहिब जी का नाम भी काफ़ी आगे आ रहा था, जिनको अब क्या बना दिया गया है, डेप्यूटी सीएम बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है, डेप्यूटी सीएम बना दिया गया है। ठीक है, फिर है विजेंद्र गुप्ता, जो कि आई गेस रोहिणी से थे। उनके उनको भी काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो लोग सपोर्ट कर रहे थे, जो बीजेपी में काफ़ी इंपॉर्टेंट जो इम्पोर्टेंट लोग थे वो काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे विजेंद्र गुप्ता जी को भी। और फिर सतीश उपाध्याय, इन चारों में टोटल कॉम्पिटिशन चल रहा था कि कौन सीएम बनेगा। और सीएम एट द एंड किसको बनाया गया, सीएम बना गया रेखा गुप्ता जी को। सभी को क्लियर है। बनिया समाज से आती हैं। ठीक है, जो प्रवेश सिंह साहिब है वो किस समाज से आते हैं, जाट समाज से। ठीक है, सभी को क्लियर है। सो पॉलिटिकल बैकग्राउंड अगर बात करी जाए तो ये 3 टाइम्स म्यूनिसिपल काउंसलर रह चुकी हैं। ठीक है, इन्होंने अपनी उन्होंने अपनी जो जर्नी है वो एबीवीपी से स्टार्ट करी थी। ये डूसू, दैट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट रह चुकी है 1996 में। ये एक्टिव मेंबर हैं आरएसएस की। ठीक है, 2025 असेंबली इलेक्शन में, 2025, दैट इज ये जो अभी असेंबली इलेक्शंस थे, इन्होंने 3 टाइम्स आप एमएलए जो रह चुकी है वंदना कुमारी, उनको 29,595 वोट से हराया। ठीक है, क्लियर है। तो काफी बड़ी जीत थी इनकी देखा जाए तो। ठीक है, तो स्वेरिंग इन सेरेमनी जो है इनकी, ठीक है, स्वेरिंग स्वेरिंग इन सेरेमनी, दैट इज जो शपथ ग्रहण की जो सेरेमनी होती है। ठीक है, वो लेफ्टिनेंट जो गवर्नर है वीके सक्सेना, इन्होंने इनवाइट करा रेखा गुप्ता को कि भाई आप आके गवर्नमेंट फॉर्म करिए, उसका प्रस्ताव प्रस्ताव रखिए गवर्नमेंट फॉर्म करने का।
ठीक है, तो ओथ टेकिंग सेरेमनी में जो है वो रामलीला मैदान में होगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बाकी चीफ मिनिस्टर जो कि एनडीए रूल स्टेट्स हैं वो सब लोग आएंगे इसमें। सभी को क्लियर है? सो ये हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन है। एग्जाम में ऐसा कुछ स्पेसिफिक इस टॉपिक से आएगा नहीं, लेकिन स्टिल हम आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं कि भाई एक इंपॉर्टेंट इतना बड़ा अपडेट है दिल्ली में। ठीक है, तो इसलिए आपको इन्फॉर्म कर दिया गया। थोड़ी सी पॉलिटिकल न्यूज़ है, ऐसी न्यूज़ से थोड़ा बचना है आप लोगों को, एग्जाम में नहीं आता है, बट इंपॉर्टेंट अपडेट है इसलिए हमने इस आर्टिकल को इंक्लूड करा हुआ है। ठीक है, क्लियर है? सो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है, नेक्स्ट आर्टिकल पे आ चुके हैं हम। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है, स्टडी का नाम क्या है? Delineating the environmental justice implications of an experimental cheetah introduction project in India। ये इतनी बड़ी रिपोर्ट है, इसका नाम रखने याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बस इतना याद रखना कि भाई जो चीता है, जो अफ्रीकन चीताज को इंडिया में लेकर आया था, उसके ऊपर जो ये जो प्रोजेक्ट है दैट इज प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट चीता पे एक स्टडी हुई है। स्टडी किसने करी है? सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज, सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज ने सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज ने एक स्टडी करी है, एक रिसर्च करी है। और रिसर्च का जो नाम है वो क्या है? Delineating the environmental justice implications of an experimental cheetah introduction project in India। और किस में इसको पब्लिश करा है? इस ये जो स्टडी है इसमें इसको पब्लिश करा है फ्रंटियर्स इन कंजर्वेटिव साइंस में इसको पब्लिश करा है। सभी को क्लियर है? सो इंपॉर्टेंट बस ये याद रखना, सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ ने एक स्टडी करी है किस प्रोजेक्ट पे? प्रोजेक्ट चीता पे स्टडी करी है। सबको समझ आ रहा है? की फाइंडिंग्स क्या है? ये जो स्टडी है ये कहती है कि जो ये जो प्रोजेक्ट चीता है ये ना ही इकोलॉजिकली सस्टेनेबल है और ना ही एथिकल है, ना ही एथिकल है, तो यानी एथिकली भी रॉन्ग है ये। ठीक है, और सस्टेनेबल भी नहीं है, और सस्टेनेबल भी नहीं है। ठीक है, जो कि ये किस प्रोजेक्ट की बात करिए? प्रोजेक्ट चीता। सभी क्लियर है? अब रीजन क्या है, इसने क्या फाइंड आउट करा है स्टडी में? लेट्स सी। सो हाई मोर्टेलिटी रेट पता चला है। पहली बात तो क्या पता चला है? हाई मोर्टेलिटी रेट। तो स्टडी जो है हाईलाइट करती है कि जो इसमें मोर्टेलिटी रेट है वो मोर्टेलिटी रेट यानी कितनों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 40 to 50% कह सकते हो मोर्टेलिटी रेट है। ठीक है, सो सिग्निफिकेंटली लोअर देन द एक्सपेक्टेड 85% सर्वाइवल रेट। सबको समझ आ रहे हैं? और फिर बात करी जाए, सीवियर स्ट्रेस देखा गया है चीताज में। ठीक है, सीवियर स्ट्रेस देखा गया है किसमें? चीताज में। ओवर 90 केमिकल इमोबिलाइजेशंस नोटिस करी है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, मतलब एक तरह से कह सकते हो बहुत ज़्यादा बीमार ये हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो वेटनरी इंटरवेंशन है, डॉक्टर्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इन लोगों को। ठीक है, चीताज की बात कर रहे हैं हम। सो अब जिसकी वजह से क्या है, ये लोग कह सकते हो फिजिकली और मेंटल हेल्थ पे इनकी काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है, फिजिकली और मेंटल हेल्थ पे काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है, और इसी फ़र्क पड़ने की वजह से इनका जो मोर्टेलिटी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। ठीक है, क्लियर है? सो फिर ऊपर से जो प्रेशर बढ़ता जा रहा है अफ्रीकन चीता पॉपुलेशन में, वो कैसे? ओनली 6500 मैच्योर अफ्रीकन चीतास बचे हुए हैं। तो अफ्रीका अफ्रीका में ऑलरेडी कितने सिर्फ चीता बचे हैं? 6500। और उसमें से अगर आप हर साल 12 चीता लेकर आओगे, एनुअली 12 चीतास अगर लेकर आते हो, तो क्या ये सस्टेनेबल है? और वो भी मर जा रहे हैं, उनमें से भी हाई मोर्टेलिटी रेट चल रहा है। ठीक है, तो सो दिस इज अनसस्टेनेबल। ठीक है, सो फिर बात करी जाए कैप्टिविटी एंड फ्यूचर इंपॉर्टेंट। और ज़्यादातर क्या, सारे के सारे चीता ही जो है उनको कैप्टिविटी में रखा जा रहा है, निगरानी में रखा जा रहा है। ठीक है, और क्या प्लान है इनका कि भाई हर साल 12 इंडिविजुअल्स को एनुअली लेकर आया जाएगा, ताकि एक वायबल पॉपुलेशन बन जाए। जब तक एक वायबल वायबल पॉपुलेशन नहीं बनती है, तब तक हर साल 12 चीता लेकर आएंगे ये प्रोजेक्ट चीता के अंडर में। सभी को क्लियर है? सो ये स्टडी ने इतना सारी चीज़ें फाइंड आउट करी है। तो ये ऑफ कोर्स इतना ज़्यादा अफेक्ट पड़ रहा है ये जो चीता की पॉपुलेशन है। ठीक है, तो ये इनका कहने का मतलब ही यही है कि भाई ये जो आप कर रहे हो ये प्रोजेक्ट चीता, इसको रोक दीजिए। इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है इंडिया में, ना ही इनकी कोई वायबल पॉपुलेशन हो पा रही है, और ना ही कह सकते हो ये चीज़ सस्टेनेबल है आगे जाके भी। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ ठीक हो जाएगी। ठीक है, फिर बात की जाए सस्टेनेबिलिटी एंड एथिक्स की, तो ये स्टडी कहती है कि भाई देख कंटिन्यूस इंपोर्ट फ्रॉम अफ्रीका पे अगर आप रिलाई करोगे, मतलब आप सोचोगे भाई अफ्रीका से आप कंटिन्यूसली लेकर आते रहोगे चीतास को। ठीक है, तो ना ही ये इकोलॉजिकली सस्टेनेबल है, ना ही ये एथिकल है। आप किसी कह सकते हो जानवर को अपनी नेचुरल इनहेबिटेंट से एक दूसरी जगह, बिल्कुल ऐसी जगह लेकर आ रहे हो जहाँ पे वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है उसे। तो फिर ये चीज़ सस्टेनेबली और एथिकली दोनों ही तरीके से रॉन्ग है। ठीक है, क्लियर है? सो प्रोजेक्ट चीता की अगर बात करी जाए,
ये रहा प्रोजेक्ट चीता। ठीक है, थोड़ा जूम इन कर देते हैं आपके लिए। तो प्रोजेक्ट चीता की अगर बात करी जाए, तो ये जो इनिशिएटिव है इसमें 20 अफ्रीकन चीतास को ट्रांसलोकेट करा गया था, यानी एक जगह से दूसरी जगह। और पहली जगह कौन सी थी, अफ्रीका से लोकेट करा गया था, कहाँ पे, पूनो नेशनल पार्क। ठीक है, कहाँ पे ट्रांसलोकेट करा गया था, पूनो नेशनल पार्क इनको ट्रांसलोकेट करा गया 20 अफ्रीकन चीतास को। ठीक है, और ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। सो 8 चीतास जो थे वो नामीबिया से लेकर आए थे सितंबर 2022 को। और जो 12 चीतास थे उनको कहाँ से लेकर आया गया, उनको लेकर आया गया साउथ अफ्रीका से फरवरी 2023 में। सबको समझ आ गया। सो ये है हमारा प्रोजेक्ट चीता का ओवरव्यू। तो इंडियन गवर्नमेंट कोशिश ये कर रही है कि जो चीता है, जो कि पहले इंडिया में कह सकते हो मिला करता था लेकिन अब कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो गया है, तो ये जो चीता है इनकी एक वायबल पॉपुलेशन, एक सफिशिएंट पॉपुलेशन इंडिया इंडिया में हो जाए, जो कि इंडियन गवर्नमेंट का कह सकते हो एक एम है। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, ये क्या चीज़ सस्टेनेबल है, तो ये जो रिसर्च है, ये जो स्टडी है, ये तो मना करिए कि ये सस्टेनेबल नहीं है। सो ये जो स्टडी थी, ये यशेंदु चिन्मयी जोशी ने कह सकते हो ये स्टडी करी थी। ये एक डॉक्टरल फेलो हैं, दैट इज सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडी में। ठीक है, ये इसी ने ये स्टडी करवाई है, सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडी ने ही ये स्टडी करवाई है। ठीक है, रिसर्च करवाई है। और इन्होंने कौन से और भी कह सकते हो रिसर्चर्स के साथ इन्होंने ये जो है स्टडी बनाई या फिर रिसर्च करी है। तो बाकी रिसर्चर्स कहाँ से थे, ब्लड लायंस नॉन प्रॉफिट कंपनी से थे, जो कि साउथ अफ्रीका से बिलोंग करती है। ठीक है, सभी को क्लियर है। ये कहते हैं कि भाई जस्टिस इन्फॉर्म्ड अप्रोच होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जस्टिस इन्फॉर्म्ड अप्रोच होना चाहिए, अगर आप कंजर्वेशन करना चाहते हो चीताज की। सभी को क्लियर है। फिर एक और चीज़ है, इन्होंने बोला है कि ये जो कंजर्वेशन डिसीजन है, ये पार्टिसिपेटरी होना चाहिए। ठीक है, क्या है जो कंजर्वेशन प्रोसेस ये जो कर रहे हो आप, टाइगर ये जो चीतास को बचाने का कंजर्वेशन पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है, इसमें क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेटरी होना चाहिए। इसमें लोकल पर्सपेक्टिव भी लेना चाहिए, लोगों का भी। ठीक है, और जो ये जो नेचर है और वाइल्ड लाइफ है, इन सारी चीज़ों का जो लोकल पर्सपेक्टिव है, जो लोकल पर्सपेक्टिव है, वो आपको दोनों ही देखना पड़ेगा। ठीक है, नेचर और वाइल्ड लाइफ दोनों का, कि भाई क्या ये लोग जो इंडियन एनवायरनमेंट है, क्या ये लोग सस्टेन कर पाएंगे, क्या ये जो जितने भी चीताज हैं, क्या ये लोग सस्टेन कर पाएंगे, किस इन्वायरमेंट से ये आ रहे हैं, लोकली किस इन्वायरमेंट से आ रहे हैं, अब किस इन्वायरमेंट में ये जा रहे हैं, सभी लोग क्लियर है। तो ये चीज़ पे कह सकते हो ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को, तो ये स्टडी कहती है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये स्टडी कहती है कि भाई चीता को इंपोर्ट करने की जगह फोकस होना चाहिए किस चीज़ पे, सस्टेनेबल शेयर्ड स्पेसेस बिटवीन ह्यूमंस एंड लाइफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, सभी को क्लियर है। तो गवर्नमेंट का किस पे फोकस होना चाहिए, कि भाई एक ऐसी स्पेस कह सकते हो बनाओ, ठीक है, जहाँ पे सब लोग सही से रहें, यानी ह्यूमंस भी अच्छे से रहें और एनिमल्स या फिर वाइल्ड लाइफ भी सही से रहे। तो गवर्नमेंट का फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए। ठीक है, जिसकी वजह से ज़्यादा डिवीजन और डिस्ट्रेस ना हो, जिसके वजह से ज़्यादा डिवीजन एंड डिस्ट्रेस ना हो। तो ये सिंपल हमारी ये जो स्टडी है ये कहती है। फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। तो सबको समझ आ गया, हाई मोर्टेलिटी रेट है, हाई स्ट्रेस लेवल्स हैं, अनसस्टेनेबल रिलायंस ऑन अफ्रीकन पॉपुलेशन है। इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अनसस्टेनेबल क्यों है, ये स्टडी क्या कहती है कि जो प्रोजेक्ट चीता है अनसस्टेनेबल लॉन्ग टर्म में क्यों है। ठीक है, अब लेट्स सी अनसस्टेनेबल क्यों है। हाई मोर्टेलिटी रेट है, हाई स्ट्रेस लेवल है, अनसस्टेनेबल रिलायंस ऑन अफ्रीकन पॉपुलेशन, जिनकी पॉपुलेशन खुद ही कम है अफ्रीका में, उनको यहाँ पे इंपोर्ट करा जा रहा है। ठीक है, फिर इकोलॉजिकली क्वेश्चनेबल है, ऑफ कोर्स वहाँ का एनवायरनमेंट अलग है, यहाँ का एनवायरनमेंट अलग है। एथिकली प्रॉब्लमेटिक है, किसी जानवर को आप उसके घर से उठा के दूसरी जगह ला रहे हो जहाँ पे वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा, तो एथिकली भी गलत है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं मोर इंक्लूसिव कंजर्वेटिव स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जिसमें लोकल पर्सपेक्टिव होना चाहिए और सस्टेनेबल को एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, और ना कि फोर्स्ड री इंट्रोडक्शन हो। ठीक है, ना कि फोर्सफुल री इंट्रोडक्शन कराया जाए जानवरों का। सभी को क्लियर है। सो ये हो गया हमारा सेकेंड आर्टिकल। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है, लेट्स सी वो क्या कहते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है मणिपुर के ऊपर वह है, मणिपुर इज इन नीड ऑफ ग्रेटर कॉमन गुड पॉलिटिक्स। ठीक है, ये जो आर्टिकल है ये एडिटोरियल से हमने उठाया है। ठीक है, ये किसने लिखा है, प्रदीप फंजोबम। ठीक है, प्रदीप फंजोबम ने ये आर्टिकल लिखा है। ठीक है, अब लेट्स सी इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इसके हमने ऑलरेडी समरी बनाई है। तो ये आर्टिकल कहता है कि भाई, ये आप लोगों को वैसे इन्फॉर्मेशन इसकी होगी भी,
दैट February 13 2025 को आर्टिकल 356 के जरिए क्या लगा दिया गया, मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। क्या लगा दिया, मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। और इस रूल को लगाते ही जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव कंट्रोल है स्टेट गवर्नमेंट का, वो किसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया गया, वो सीधा ट्रांसफर कर दिया गया है अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। सभी को क्लियर है? सो जब प्रेसिडेंट रूल लगता है, जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव कंट्रोल किसके पास आ जाता है, गवर्नमेंट का। पहले स्टेट गवर्नमेंट चलाती है एक स्टेट को, तो उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव यानी जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है, और लेजिस्लेटिव फंक्शन यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस और लॉज बनाने का जो काम है, वो किसके पास आ जाता है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास आ जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बेसिकली किसकी बात हो रही है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात आ रही है, बात हो रही है। सभी को क्लियर है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है। सबको समझ आ रहा है? तो 13 फेब को क्या लगा दिया, आर्टिकल 356 यूज करके प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया है, किसमें, दैट इज मणिपुर में। सबको समझ आ गया? आपको सभी को पता होगा बहुत ज्यादा अनरेस्ट चल रहा है काफी टाइम से। ये हम देखते हैं क्या बैकग्राउंड है इस चीज का। लेकिन एक चीज याद रखना, यहाँ पे जो स्टेट असेंबली है उसको डिसॉल्व नहीं करा गया है, स्टेट असेंबली को खत्म नहीं करा गया है। और एक कह सकते हो विदाउट एनी टाइम, मतलब कोई बिना टाइम को मेंशन करे, जो स्टेट असेंबली है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि भाई फ्रेश इलेक्शंस नहीं होंगे, फ्रेश इलेक्शंस नहीं होंगे। फ्रेश इलेक्शन कब होते, जब जो असेंबली है, जो असेंबली है उसको स्थगित कर दिया जाता, उसको पूरा कह सकते हो एंड कर दिया जाता, तब जाके फ्रेश इलेक्शन होते। लेकिन उन्होंने इन्होंने क्या करा है, इसको इसको कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। सबको समझ आ रहा है, सस्पेंड कर दिया है, डिसॉल्व नहीं करा है। सबको समझ आ रहा है? अब एक्चुअली क्या है, जो गवर्नमेंट है जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको ये लग रहा था कि जो है ना इसमें जो बीजेपी है, जो बीजेपी गवर्नमेंट है मणिपुर में, उसमें जो इंपॉर्टेंट नेता वेता हैं जितने भी हैं सारे, उन सब में एक्चुअली थोड़ा बहुत स्प्लिट आ गया है। क्या आ गया है, स्प्लिट आ गया है। तो अब ये जो सस्पेंड कर दिया है एक लिमिटेड टाइम के लिए, जितने भी टाइम के लिए, टाइम तो ऑफ कोर्स मेंशन नहीं करा है, तो बीजेपी को ये लग रहा है, जो गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि जो बीजेपी की जो स्टेट वाले कह सकते हो बंदे हैं, वो आपस में क्या कर देंगे, वो आपस में अपने जो जितने भी मतभेद हैं वो आपस में इस समय के दौरान वो आपस में इस मतभेदों को ठीक कर देंगे। सभी को क्लियर है? ये थोड़ा सा पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी है इसमें, ठीक है। सो डिस्पाइट द 20 months ऑफ कंटिन्यूअस लॉलेसनेस, ठीक है, ठीक है, फॉलोइंग द एथनिक वायलेंस ऑफ May 3 2023, आपको सभी को पता होगा एथनिक वायलेंस स्टार्ट हो गई थी 3 मई 2023 को, यानी 20 मंथ हो चुके हैं अप्रॉक्स। सभी को क्लियर है? सो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने कोई भी एक्शन अभी तक नहीं लिया था, ठीक है, सभी को क्लियर है। लेकिन ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हुआ कि जो इतने सारे फैक्टर्स अब कैसे हो गए कि अब सीधा प्रेसिडेंट रूल लगाया, जो कि पहले ही लगा देना चाहिए था। ठीक है, सभी को क्लियर है ऐसा क्या हो गया कि अब प्रेसिडेंट रूल लगाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो ये आर्टिकल कहता है कि जो मेन है लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन हो चुका है। सबको समझ आ रहा है? सो कम्युनल एनार्की जो थी वो करीबन 2 साल से ऑलरेडी चल रही थी, ठीक है, क्लियर है। और जो वायलेंस है ये सबको पता होगा ना, ये जो मणिपुर है इसके इसमें क्या वायलेंस हो रहा है। देखो मणिपुर जो है, ठीक है, मणिपुर जो है उसमें बेसिकली डिफरेंट एथनिसिटी के लोग रहते हैं, ठीक है, डिफरेंट एथनिसिटी के लोग रहते हैं। जो सबसे पहले जो एथनिसिटी के लोग हैं वो कौन है, वो है मीती कम्युनिटी, मीतीज, ठीक है, क्लियर है, सॉरी, ठीक है। जो पहली एथनिसिटी के लोग हैं वो कौन है, मीतीज। दूसरी कौन सी एथनिसिटी के लोग हैं, कुकीज हो। सभी को क्लियर है? तो जो मीतीज है वो है नॉन ट्राइबल, क्या है, नॉन ट्राइबल है, और ये प्लेन्स में रहते हैं। और जो कुकीज वो है वो बेसिकली ट्राइबल हैं, ये ज़्यादातर हिली एरियाज में रहते हैं। मेजोरिटी की बात करी जाए जो मीतीज हैं, ठीक है, वो क्या है, वो मेजोरिटी में है। और ये जो ट्राइबल वाले हैं, ठीक है, ये है माइनॉरिटी में। पॉपुलेशन वाइज ये लोग माइनॉरिटी में। सभी को क्लियर है? पॉपुलेशन की बात करें तो ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी, मीतीज की पॉपुलेशन है ज़्यादा। सो अब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वोट वोट शेयर किसका ज़्यादा होगा, तो वोट शेयर किसका ज़्यादा होगा, तो वोट शेयर ऑफ कोर्स मीतीज का ज़्यादा होगा। अब मीतीज का ज़्यादा अगर वोट शेयर है तो जो गवर्नमेंट है किसको खुश करना चाहिए, सो जो गवर्नमेंट है वो खुश करना चाहेगी मीतीज को। और ये आर्टिकल भी यही कहता है। लेट्स सी क्या कहता है आर्टिकल, ठीक है, सबको समझ आ गया?
अभी तक क्या हो रहा था, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फेल हो चुकी थी। ये जो अनरेस्ट है, ये जो आपस में कम्युनल राइट्स आपस में चल रहे थे, ठीक है, इसको रोकने में ना सक्षम रही, ठीक है, असक्षम रही ये जो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। और इसने कह सकते हो कॉल करा किसको, इसने कॉल करा सेंटर को कि भाई आप आके प्लीज इसको ठीक करिए, हमसे तो नहीं हो पा रहा है। सबको समझ आ रहा है या? सो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन की अगर बात करी जाए, अब प्रेसिडेंट रूल ऑल ऑफ अ सडन कैसे लगाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने? इतने इतने टाइम से नहीं लगाया है, 2023 से मसला चला, मतलब अभी तक ये इंसिडेंट चल रहा है, ठीक है। अब ऑल ऑफ अ सडन क्यों लगाया? एक्चुअली सीन ये चल रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है आर्टिकल 174 में, ये कहती है, आर्टिकल 174 कहता है कि भाई जो असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली है उसमें सेशन होते हैं हर एक साल में। कितने सेशंस होते हैं? मेनली 3 सेशन होते हैं बीएमडब्ल्यू के नाम से, ठीक है। सबको समझ आ रहे हैं? बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन, ठीक है। सो अब ये जो 174 आर्टिकल है, ये क्या कहते हैं कि भाई दो असेंबली, जो स्टेट असेंबली है उसके दो असेंबली सेशन के बीच में मैक्सिमम कितना टाइम होना चाहिए? मैक्सिमम 6 मंथ्स का टाइम होना चाहिए, उससे ज्यादा टाइम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। सभी को क्लियर है? अब ये जो, अब सबको समझ आ रहा है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर जनवरी में एक सेशन हो रहा है, एक सेशन हो रहा है असेंबली का, सेशन सबको समझ आ रहा है ना? तो अगला सेशन कब होगा? अगला सेशन 6 महीने मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम 6 महीने में होना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम 6 मंथ्स में होना चाहिए। Okay. ऐसे समझा देते हैं, ठीक है। एक सेशन अगर 1 जैन को हुआ है, एक सेशन अगर 1 जैन को है, तो अगला सेशन और ये जो नेक्स्ट सेशन होगा, ये जो सेकंड सेशन होगा, और इसके बीच में मैक्सिमम कितना गैप आ सकता है? मैक्सिमम गैप 6 मंथ्स का आ सकता है। सबको समझ आ रहे हैं? 6 मंथ से ज्यादा गैप नहीं आना चाहिए दो असेंबली सेशंस के बीच में, ठीक है, दो असेंबली सेशंस के बीच में 6 मंथ से ज्यादा गैप नहीं आना चाहिए। अब ये जो 6 मंथ्स वाला गैप है, ठीक है, यानी जो लास्ट सेशन हुआ था उसकी डेडलाइन खत्म हो गई थी कब? उसकी डेडलाइन कब खत्म हो गई थी? इसकी डेडलाइन खत्म हो गई थी February 12 2025 को, ठीक है। और क्योंकि क्या था, जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसने स्किप कर दिया था विंटर सेशन, जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसने विंटर सेशन नहीं करा था। सबको समझ आ रहा है? सो अब ये चीज वायोलेट ना हो, ये जो 6 मंथ्स वाला रूल है, ये जो 6 मंथ्स वाला रूल है, ये चीज वायोलेट ना हो, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने क्या करा, उसने सीधा प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। क्या लगा दिया? प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। सभी को क्लियर है? फिर ऊपर से जो बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है, उसमें भी काफी चीजें देखने को मिली, ठीक है। February 9 को ऑलरेडी जो है चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह थे, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था, ठीक है। ये कहा जाता है कि जो रेजिग्नेशन है नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे रैंडमली दे दिया। इन्होंने क्या करा, एक स्ट्रेटेजिक मूव है भारतीय जनता पार्टी का, दैट इज बीजेपी का, जो सेंट्रल लीडरशिप है, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि भाई ये जो मणिपुर वाली जो पार्टी की विंग है, बीजेपी जो है मणिपुर वाली, सभी को क्लियर है? उसमें क्या हो रखा है, इंटरनल स्प्लिट होना स्टार्ट हो गया है। उसमें क्या हो रहा है, इंटरनल स्प्लिट होना स्टार्ट हो गया है, और इनको ये डर था कि अगर कांग्रेस या फिर ऑपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आती है मणिपुर की असेंबली में, क्या लेकर आती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, अगर मणिपुर की असेंबली में लेकर आती है, तो इनको ये डर था कि बीजेपी के कुछ एमएलए इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को सपोर्ट कर सकते थे, और सपोर्ट अगर मिल जाता तो फिर मणिपुर में बीजेपी की गवर्नमेंट गिर जाती। सभी को क्लियर है? तो इतना लंबा कह सकते हो, इतना लंबा चौड़ा इन्होंने दिमाग लगाया, ठीक है। और इस वजह से क्या लगा दिया इन्होंने, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। डिफेक्शन ना हो, बीजेपी के जो लोग हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन और जो है कांग्रेस की तरफ या दूसरी पार्टीज की तरफ ना जाएं, इसीलिए कह सकते हो इन्होंने फोर्स करा। जो बीरेन सिंह है, जो कि चीफ मिनिस्टर थे कहाँ के, बीरेन सिंह कहाँ के चीफ मिनिस्टर, मणिपुर के चीफ मिनिस्टर थे, उनको इन्होंने फोर्स करा, भैया आप रेजिग्नेशन दे दीजिए, ठीक है। और जो इंटरनल रेबिलियन है उसको रोकने के लिए क्या लगा दिया गया, प्रेसिडेंट रूल। सबको समझ आ गया? और जो गवर्नर है, मणिपुर के गवर्नर कौन है? अनुसुईया यूकी, अनुसुईया यूकी, जो इनके कह सकते हो मणिपुर के गवर्नर है।
इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया जो नेक्स्ट असेंबली है, जो नेक्स्ट असेंबली सेशन है, उसको नल एंड वॉइड कर दिया है। क्या कर दिया है? नल एंड वॉइड कर दिया है, सीधा उसको कैंसिल कर दिया है। सबको समझ आ रहा है? तो ये चीज इन्होंने क्या इंश्योर करा कि एक नया चीफ मिनिस्टर नहीं अपॉइंट होगा, एक नया चीफ मिनिस्टर नहीं अपॉइंट होगा। सबको समझ आ रहा है? ऑफ कोर्स ये सेंट्रल गवर्नमेंट ये सारी चीजें करवा रही है। सबको समझ आ रहा है? गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। सभी को क्लियर है? ताकि डायरेक्ट कंट्रोल रहे सेंटर का मणिपुर पे। अब सेंट्रल, सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी मणिपुर को। सबको समझ आ रहा है? अब थोड़ा सा ये हमारा हो गया, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल था ये जो अभी तक मैंने पार्ट समझाया आप लोगों को, बट थोड़ा बहुत आपको पता भी होना चाहिए कि क्या चल रहा है किस स्टेट में इंडिया के। ठीक है, क्लियर है? सो मणिपुर की अगर एथनिक और पॉलिटिकल लैंडस्केप को देखा जाए तो जो स्टेट है, ठीक है, इसका बहुत कॉम्प्लेक्स है। एथनिक मेकअप जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्स है। और बहुत ज़्यादा कम्युनल डिविजन्स हैं, बहुत बहुत ज़्यादा अलग अलग एथनिसिटी के लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा अलग अलग एथनिसिटी के लोग रहते हैं। लेट्स सी क्या है इसमें। ठीक है, क्लियर है? अब बात करी जाए मीतीज एंड पंगल्स जो है, ये कौन है? मेजोरिटी में है ये लोग, ये नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन है। क्या है? मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ये क्या है, नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन। तो जो मेजोरिटी में है वो कौन है? मीतीज है प्लस पंगल्स। सभी को क्लियर है? अब जो ये पंगल्स हैं, ये कौन है? ये मुस्लिम मीतीज। मुस्लिम मीतीज को क्या बोला जाता है मणिपुर में, या फिर क्या बोला जाता है इन्हें? पंगल्स बोला जाता है। फिर नेक्स्ट आता है ट्राइबल ग्रुप्स। ट्राइबल ग्रुप्स जिनकी अलग अलग आइडेंटिटी है, ट्राइबल ग्रुप्स जिनकी अलग अलग आइडेंटिटी है। फिर मणिपुर में नागा ट्राइबल ग्रुप है। क्या है? नागा ट्राइबल ग्रुप। कुकीजो ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, कुकीजो ट्राइब्स। सो कौन कौन सी ट्राइब्स हैं? कौन कौन सी ट्राइब्स है मैंने आपको बताया, नागा एंड कुकीजो। और ये कौन है? ये बेसिकली माइनॉरिटी में है ये लोग। ऑफ कोर्स जब मीती लोग मेजोरिटी में, तो ये लोग क्या है? माइनॉरिटी में। बाकी माइनॉरिटीज कौन कौन है? नेपाली लोग भी रहते हैं वहाँ पे, नेपालीज, पंजाबीज, मारवाड़ीज एंड तमिल्स। ये लोग भी मणिपुर में रहते हैं, जो कि एक कह सकते हो बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियल पॉपुलेशन है इन लोगों की भी, जिनको इग्नोर कर दिया जाता है टोटली। ठीक है, क्लियर है? इन लोगों को कौन कौन बात कर रहे हैं? नेपालीज की, ठीक है, पंजाबीज की, मारवाड़ीज की जो कि मणिपुर में रहते हैं, या तमिल्स की, कोई भी बात नहीं कर रहा है। सभी को क्लियर है? और जितने भी एथनिक ग्रुप हैं, इन सबके पॉलिटिकल इंटरेस्ट अलग अलग है। और इसी वजह से जो मणिपुर की जो गवर्नेंस है वो बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड है। क्या है? जो गवर्नेंस है बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड है। अब इसी वजह से इतनी ज़्यादा एथनिसिटी में इतना ज़्यादा वेरिएशन है, डाइवर्सिटी ही इतनी ज़्यादा है मणिपुर में, तो इसी वजह से क्या है, पॉपुलिस्ट पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स खेली जाती है। क्या क्या खेली जाती है यहाँ पे? पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स खेली जाती है। सबको समझ आ रहा है? तो ये जो सिर्फ लॉ, ये आर्टिकल कहते हैं कि ये जो मामला है सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का नहीं है, ये पॉपुलिज्म का भी कह सकते हो। ये किसका है? पॉपुलिज्म का भी मैटर है। सभी को क्लियर है? पॉपुलिज्म का भी मैटर है। तो ये जो आर्टिकल है ये रेफरेंस लेता है राइटियस डेमोगोगस। ठीक है, क्लियर है? यही बोलेंगे आगे इसे, इसको बोलेंगे राइटियस डेमोगोगस, पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया। इन्होंने इस बुक का रेफरेंस लिया है और इन्होंने कह सकते हो बात करी है एथनिक पॉपुलिज्म की, एथनिक पॉपुलिज्म की बात करी है। ठीक है, तो इसमें पॉपुलिज्म में क्या होता है, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, वो इमोशनल अपील करते हैं, वो इमोशनल अपील करते हैं एथनिक ग्रुप्स के साथ। ठीक है, विदाउट एड्रेसिंग रियल गवर्नेंस इशू। ये एजुकेशन की बात नहीं करेंगे, ये जो लीडर्स होते हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स है, एजुकेशन की बात नहीं करेंगे, हेल्थ की बात नहीं करेंगे, इंफ्रा की बात नहीं करेंगे, पॉपुलिज्म की बात बता रहा हूँ। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी की बात नहीं करेंगे, जॉब्स की बात नहीं करेंगे। ये सीधा किसकी बात करेंगे कि भाई आप इस एथनिसिटी से हो, आप मीती हो, आप कुकीज़ों से बिलोंग करते हो, तो आपके लिए मैं ये करूँगा। आप मीती से हो तो हम आपके लिए ये वाली स्कीम लेकर आएंगे, आपके बच्चों को सीधा कैश दे देंगे। ठीक है, तो एक मतलब एक तरह से इमोशनली कह सकते हो उनको यूज करना, या फिर इमोशनली उनके लिए पॉलिसीज लेकर आना, उनको वादे करना, तो इस चीज को कहा जाता है पॉपुलिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉपुलिज्म कहा जाता है। सभी लोग ले रहे हैं। सो पॉलिटिशियंस जो है मणिपुर में, वो सिर्फ एथनिक कम्युनिटीज की बात करते हैं स्पेसिफिकली, वो गवर्नेंस की बात नहीं करते कि हम किस तरह से जो गवर्नेंस के इशू हैं उनको सॉल्व करेंगे, उनकी बात इन्होंने नहीं करी है। ठीक है, क्लियर है? और ये बात करते हैं कि भाई हम किस तरह से गवर्नेंस करेंगे, किसकी, सिर्फ एथनिक कम्युनिटीज के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये गवर्निंग द स्टेट एज अ होल की बात इन्होंने कभी भी
नहीं करी, ये आर्टिकल ऐसा कहता है। सभी को क्लियर है? सो ये जो लीडर्स हैं ये एक्सप्लॉइट करते हैं जो एथनिक ग्रीवेंसेस है आपस में, जो एथनिसिटी में जो डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स में आपस में जो मतभेद है, जो ग्रीवेंसेस है, उसको ये जो लीडर्स एक्सप्लॉइट करते हैं पॉलिटिकल गेन्स के लिए, वोट पाने के लिए। ठीक है, जिसकी वजह से कम्युनल पैरानोइया जो है, ठीक है, ये जो कम्युनल पैरानॉइड जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। सभी को क्लियर है? सो इंस्टेड ऑफ पॉलिसी ड्रिवन पॉलिटिक्स, ठीक है, ना ही कोई मतलब बिना कोई पॉलिसी पॉलिसी ड्रिवन पॉलिटिक्स के जो मणिपुर गवर्नेंस है हैज बीन शेप्ड बाय एथनिक आइडेंटिटी एंड इमोशनल मोबिलाइजेशन। ठीक है, क्लियर है? तो आई होप सबको समझ आ रहे हैं। थोड़ा आर्टिकल बड़ा है तो हमने भी थोड़ा एक डिटेल में समझा दिया आप लोगों को, पूरा ये इसका हिस्ट्री विस्ट्री सब समझ आ गया होगा कि कैसे ये दो ग्रुप्स के बीच में लड़ाई चल रही है। कौन से दो ग्रुप है? दो ग्रुप है, आपका पहला ग्रुप है मीती जो कि मेजोरिटी में है, दूसरा जो है कुकीजो जो कि ट्राइबल ग्रुप है, माइनॉरिटी में है। सबको समझ आ रहे हैं? अब बात करी जाए द रूट ऑफ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। अब जो इसकी रूट्स है एथनिक कॉन्फ्लिक्ट की, ये क्या है, ये जो फाइट है ये कैसे एस्केलेट हुई है। तो जो बीरेन सिंह थे, जो चीफ मिनिस्टर थे मणिपुर के, ठीक है, इनकी जो पॉलिसीज हैं वो कही जाती है कि एंटी कुकी पॉलिसीज हैं। कुकी क्या थी? वो ट्राइब। सबको समझ आ रहा है? जो कुकी ट्राइब है उसके एंटी पॉलिसीज इन्होंने निकाली है, ऐसा कहा जाता है। तो जो बीरेन सिंह है इन्होंने पॉपी इरेडिकेशन ड्राइव करी थी। क्या करी थी? पॉपी इरेडिकेशन ड्राइव। पॉपी आप सबको पता है ड्रग्स बनाने में काम आता है। ठीक है, क्लियर है? ड्रग्स बनाने में मेडिसिनल इसके यूज होते हैं, और बाकी आप लोगों को सभी को पता ही होगा। सो पॉपी इरेडिकेशन ड्राइव करी थी इन्होंने। और पॉपी जो है ये कौन ज्यादा उगाता है? ये जो कुकी ट्राइब्स है, ये हिली एरियाज में कुकी ट्राइब्स सबसे ज्यादा इस चीज को इसको उगाते थे। और जब इसी को इरेडिकेट करने की बात हो रही है, इरेडिकेट खत्म करने की बात हो रही है, तो ऑफकोर्स किसको नुकसान पहुंचा होगा सबसे ज्यादा इस ड्राइव में? कुकी पॉपुलेशन को इसमें नुकसान पहुंचा होगा। और इसी वजह से इनके बीच में आक्रोश है इसी चीज को लेकर। सभी को क्लियर है? फिर ऊपर से इलीगल माइग्रेशन का क्रैकडाउन करे, जो गवर्नमेंट है इलीगल माइग्रेशन को रोकने के लिए उसका क्रैकडाउन कर रही है। सभी को क्लियर है? और जो कुकी है, जो कुकीज है, उनको टारगेट करा जा रहा है आउटसाइडर बोल के। उनको क्या 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 कैसे टारगेट करें? आउटसाइडर बोल के उनको कहा जा रहा है कि भाई आप म्यांमार से आए हो, आप इलीगली इंडिया में आए हो। ठीक है, इस वजह से भी कह सकते हो इनका, कह सकते हो ज्यादा आक्रोश है अगेंस्ट द गवर्नमेंट। सभी को क्लियर है? फिर एक्यूजेटरी पॉलिटिकल रेयोटिक। ठीक है, ये आपने आई गेस चीफ मिनिस्टर, जो चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं, जो होम मिनिस्टर है उनकी भी कह सकते हो आपने स्पीच देखी होगी। उन्होंने भी कुकी को क्या कहा है? एज इलीगल सेटलर्स बोला गया है। इनको क्या बोला गया है? इलीगल सेटलर्स बोला गया कि आप इलीगली सेटल हुए हो यहाँ पे। सभी को क्लियर है? जिसकी वजह से क्या है? डीपनिंग कम्युनल पैरानोया। सभी को क्लियर है? सो इसकी वजह से क्या हो रहा है? जो एथनिक टेंशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, जिसकी वजह से जो दोनों कम्युनिटीज हैं इनको को एग्जिस्ट करना आपस में अब बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो गया है। सभी को क्लियर है? अब जो मीतीज हैं उन्हें ये लग रहा है कि भाई डेमोग्राफिक चेंज होगा। क्या हो रहा है? डेमोग्राफी चेंज हो रही है। ठीक है, और कुकीज को ये लग रहा है कि पॉलिटिकली और सोशली मार्जिनलाइज्ड है वो। ठीक है, उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहा है पॉलिटिकली और सोशली। सभी को क्लियर है? और सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा, वो कह सकते हो और ख़राब हो गई है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही कम्युनिटी ने हथियार उठा लिए हैं। ठीक है, वेपन्स उठा लिए हैं। सबको समझ आ रहा है? सेल्फ डिफेंस मिलिटिया बना लिया, मिलिशियाज बना लिया, सेल्फ डिफेंस मिलिशियाज बना लिया। सभी को क्लियर है? ये आपस में इंगेज हैं वॉयलेंट कन्फ्रंटेशन में लीडिंग टू मास डिस्प्लेसमेंट। सबको समझ आ रहा है? जो अब इतना ज़्यादा वॉयलेंस हो रहा है तो मास डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इन लोगों का। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो अब बात करी जाए द रोल ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एंड फ्यूचर चैलेंजेस। तो लेट्स सी व्हाट इज द रोल। अब गवर्नमेंट, जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका क्या रोल है, और जो फ्यूचर चैलेंजेस है वो क्या क्या है। शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी देखनी चाहिए। क्या देखनी चाहिए? शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी देखनी चाहिए, क्योंकि जो प्रेसिडेंट रूल है वो क्या है? टेम्पररी सोल्यूशन है। जो शॉर्ट टर्म कह सकते हो स्टेबिलिटी है वो प्रेसिडेंट रूल से, चलो आप लिया कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सोल्यूशन है वो किससे आएगा? वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ही चाहिए आपको। क्या चाहिए? लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ही चाहिए, नहीं तो ऐसा ही होता रहेगा, आपस में ये लोग लड़ते ही रहेंगे। ठीक है, सो द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल्स प्रोवाइड अ शॉर्ट टर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फिक्स। आपने शॉर्ट टर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फिक्स तो कर दिया, लेकिन ये एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है कोई। क्लियर है? ठीक है, सबको क्लियर है? सो न्यू बीजेपी गवर्नमेंट है वो जल्द से जल्द बननी चाहिए। ठीक है,
और जिसमें क्या है, डिफरेंट लीडर्स फ्रॉम बीजेपी रैंक्स आने चाहिए, ठीक है। हाउएवर, लेकिन हाउएवर विदाउट एड्रेसिंग द रियल गवर्नेंस चैलेंजेस, जो कॉन्फ्लिक्ट है, अगर रियल जो गवर्नेंस के चैलेंजेस है, अगर वो आपने जो नई गवर्नमेंट अगर वो सॉल्व नहीं करती है, तो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो दोबारा से रीइग्नाइट हो जाएगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म चैलेंजेस क्या है मणिपुर की, अगर बात करी जाए लॉन्ग टर्म चैलेंजेस की, सो लॉन्ग टर्म चैलेंजेस हैं, एक तो इलीगल माइग्रेशन को कह सकते हो एड्रेस करा जाए, जो म्यांमार से लोग आ जा रहे हैं उनको एड्रेस करा जाए इलीगल माइग्रेशन को, ठीक है। लेकिन आप इसको इसको मतलब आप ऑफ कोर्स इस चीज़ को पकड़िए, जो इलीगल लोग आ रहे हैं उनको रोकिए, लेकिन टारगेट मत करिए बाकी जो एथनिक ग्रुप्स हैं उनको टारगेट मत करिए, ठीक है। बॉर्डर सिक्योरिटी जो पॉलिसीज हैं वो फैक्ट बेस्ड होनी चाहिए, एथनिक बेसिस नहीं होनी चाहिए, सभी को ले रहे हैं, सबको समझ आ रहा है। भाई इलीगली तो कोई भी आ सकता है ना, ऑफ कोर्स कोई इलीगली जो कुकीज़ों से नहीं बिलोंग करता वो भी आ सकता है। तो फैक्चुअल बेस मतलब फैक्ट बेस आपकी जो भी आप काम कर रहे हो वो फैक्ट बेस होना चाहिए। बॉर्डर सिक्योरिटी जो आप कर रहे हो वो फैक्ट बेस होनी चाहिए, नॉट एथनिक, ठीक है, नॉट एथनिक बेसिस, सभी को ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई एक पर्टिकुलर जो है एथनिसिटी वाले लोगों को ही बोला जा रहा है कि आप इलीगल सेटलर्स हो, सभी को ले रहे हैं। एक प्रॉपर फ्रेमवर्क होना चाहिए सिटीजनशिप पहचानने के लिए, ठीक है, सभी को ले रहे हैं। ऑफ कोर्स भाई अगर प्रॉपर सबके पास डॉक्यूमेंट हो, कुकी जो ट्राइब्स है ट्राइबल्स उनके पास सबके पास डॉक्यूमेंट हो, तो ऑफ कोर्स उन्हें कोई भी नहीं कह सकता कि आप इंडिया को बिलोंग नहीं करते, सबको समझ आ रहे हैं। सो प्रॉपर फ्रेमवर्क होना चाहिए सिटीजनशिप का, ठीक है। जो रेजिडेंस राइट है उसका भी प्रॉपर फ्रेमवर्क होना चाहिए। पॉपुलिज्म को जो है टैकल करना चाहिए, और इंक्लूसिव गवर्नेंस होनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ एक एथनिक ग्रुप की बात नहीं होनी चाहिए, जब गवर्नेंस है तो सिर्फ मीति की या फिर कह सकते हो जो कुकी है ग्रुप उसकी बात नहीं होनी चाहिए, किसकी बात होनी चाहिए, सभी की बात होनी चाहिए, ठीक है। प्रमोट इंक्लूसिव, ठीक है, इंक्लूसिव वर्ड यूज हो गया, गवर्नेंस, सबको समझ आ रहा है। तो कंक्लूजन में आएगा, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है आपका यूपीएससी या फिर किसी एग्जाम में, तो कंक्लूजन में आ सकता है, ठीक है। तो जो लीडर्स है, ठीक है, उनको गवर्नेंस करना चाहिए बियॉन्ड द एथनिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। एथनिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बियॉन्ड इन्हें गवर्नेंस करना चाहिए, ठीक है। और जो गवर्नमेंट है उसका फर्ज बनता है कि वो ट्रस्ट कह सकते हो रिस्टोर करे, ट्रस्ट को रिस्टोर करे अमंग कम्युनिटीज, ट्रस्ट को रिस्टोर करे अमंग कम्युनिटीज बाय इंगेजिंग इन इंक्लूसिव डायलॉग, ठीक है, बाय इंगेजिंग इन इंक्लूसिव डायलॉग। सो सभी ग्रुप्स के साथ आपस में कह सकते हो बातचीत गवर्नमेंट को करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मीति से बात कर ली या सिर्फ कुकी ग्रुप से बात कर ली, सभी ग्रुप से बात करनी चाहिए, सभी को अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए, ऐसा ये आर्टिकल कहता है, ठीक है। रीबिल्ड लॉ एंड ऑर्डर विदाउट एथनिक फेवरिज्म, तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, उसको दोबारा से तैयार करा जाए, ठीक है, उसको दोबारा से ठीक करा जाए, लेकिन किसी भी एथनिक ग्रुप को फेवर नहीं होना चाहिए, किसी भी एथनिक ग्रुप को फेवर नहीं मिलना चाहिए। एक न्यूट्रल और प्रोफेशनल पुलिस फोर्स होनी चाहिए, एक न्यूट्रल और प्रोफेशनल पुलिस फोर्स होनी चाहिए, ताकि ताकि ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, जो लॉन्ग टर्म चैलेंजेस है वो चीज़ सॉल्व हो पाए, सबको समझ आ रहा है। सो फोकस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब बात करी जाए, अगर देखो सभी इंसानों की, सभी लोगों की अगर जॉब लगी हो, सब लोग अच्छा कमा रहे हो, तो ये जो क्या वायलेंस है, क्या ये जो आपस में कह सकते हो मतभेद है लोगों के, क्या ये चीज रहेंगी? ऑफ कोर्स ये चीज नहीं रहेंगी। सो जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है, इसकी वजह से ही कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसकी वजह से ही कॉन्फ्लिक्ट होता है, सबको समझ आ रहा है। तो जॉब क्रिएशन, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। तो ये आर्टिकल का हमने पूरा का पूरा एनालिसिस कर दिया है। अगर किसको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बस ये आर्टिकल्स आप याद रखना, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यूपीएससी अगर एग्जाम अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या आपको याद रखना है। उसमें आप लोगों को याद रखना है कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 356 एंड 174 है, 174 आपको याद है ना, कि टू सेशंस के बीच में मैक्सिमम कितना गैप हो सकता है, मैक्सिमम 6 मंथ्स का गैप हो सकता है, सबको समझ आ रहा है। आर्टिकल 356 क्या कहता है, आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट रूल के लिए है। आर्टिकल 356 है किसके लिए, प्रेसिडेंट रूल के लिए, सबको समझ आ रहा है। गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल पॉपुलिज्म के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एथनिक पॉपुलिज्म की बात करी है, किसकी बात करी है, एथनिक, ठीक है। मेरी जो स्पेलिंग और राइटिंग है उसको इग्नोर करना, एथनिक पॉपुलिज्म, ठीक है, क्लियर है।
तो ये इंटरनल सिक्योरिटी में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, फेडरलिज्म और स्टेट सेंटर रिलेशंस आपको समझने में हेल्प करेगा ये आर्टिकल। ठीक है, पॉलिसी रिकमेंडेशंस फॉर पीस बिल्डिंग। ठीक है, क्लियर है, इन सब में हेल्प करेगा। सभी को समझ आ रहे हैं? फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो आगे जो आर्टिकल है वो इंटरनेशनल रिलेशंस वाले टॉपिक से है। क्लोजर देन एवर, क्लोजर देन एवर। आप सभी को पता होगा कि अभी रिसेंटली इंडिया और कतार की बाइलेटरल मीटिंग हुई है। बाइलेटरल मीटिंग हुई है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इन्होंने एग्रीमेंट्स रखे हैं। ठीक है, क्या रखे हैं? डिफरेंट इन्होंने एग्रीमेंट्स रखे हैं। सो लेट्स सी, ये जो की हाईलाइट्स हैं, ये जो विजिट हुआ है कतार का, ठीक है, वो कतार और इंडियन गवर्नमेंट जो साथ में इनकी बाइलेटरल मीटिंग है, इसमें क्या क्या इसके जो हाईलाइट्स हैं एक बार ये देख लेते हैं। सो सबसे पहला इकोनॉमी, इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशंस की बात करी जाए, जो कतार है वो इंडिया क्या क्या है, मेजर इकोनॉमिक पार्टनर है। और जो 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 लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, जो एक सेकंड आपको दिख नहीं रहा होगा, जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है इंडिया में, ऑफ कोर्स इंडिया इंपोर्ट करते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, इसका 40% इम्पोर्ट, 45% इम्पोर्ट जो एलएनजी है, सबको समझ आ रहा है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है उसका 45% इम्पोर्ट कहाँ से करते हैं इंडिया? इसका इंपोर्ट करता है कतार से। सभी को क्लियर है? सबको समझ आ गया? कतार से इसका इंपोर्ट करता है इंडिया। सो दोनों कंट्री के बीच में, इंडिया और कतार के बीच में जो बाइलेटरल ट्रेड है वो कितना है? $15 बिलियन का बाइलेटरल ट्रेड है। कितने बिलियन डॉलर का? $15 बिलियन का। और कहा जा रहा है कि ये जो ट्रेड है ये डबल हो जाएगा 2030 में। ये जो $15 बिलियन है ये $30 बिलियन ट्रेड हो जाएगा 2030 तक, बिटवीन इंडिया एंड कतार। जो कतार है इसने कह सकते हो प्रॉमिस करा है या फिर ये प्लान कर रहा है इन्वेस्ट करने का $10 बिलियन इन इंडिया। ठीक है, किस चीज़ में इन्वेस्ट करेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये इन्वेस्ट करेगा। जो कतार है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा इंडिया में। तो काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है इंडिया में, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ दिस कंट्री। सबको समझ आ रहा है? अब बात करी जाए इंडियन वर्कफोर्स इन कतर, कतार। ठीक है, सो जो इंडियन एक्सपेट्रिएट्स हैं, ठीक है, जो कि बैकबोन बनाते हैं कतार इकोनॉमी का। ठीक है, जो इंडिया के जो लोग हैं बेसिकली जो वहाँ पे हैं कतर में, वो बैकबोन है कतार की इकोनॉमी में। क्या है? बैकबोन है कतार की इकोनॉमी में, क्योंकि वो काम कर रहे हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, कंस्ट्रक्शन में, हेल्थ केयर और आईटी में। ठीक है, क्लियर है? और आप लोगों को ये भी याद आया होगा, ठीक है, जो अभी रिलीज हुआ है 8 इंडियन नेवल पर्सनल का रिलीज हुआ है जिनको इवन डेथ सेंटेंस दे दिया गया था एप्सियोनेज के चार्ज में, एस्पियोनेज के चार्ज में इनको डेथ सेंटेंस सुना दिया गया था। और ये जब कह सकते हो कि कतर गवर्नमेंट, जब इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें कांटेक्ट करा कि भैया ऐसा प्लीज़ मत करिए, हमारे काफ़ी जो 8 नेवल ऑफिसर्स हैं उनको जो डेथ सेंटेंस है आप उसको कैंसिल कर दीजिए, और कतर ने वो कैंसिल भी कर दिया। सभी को क्लियर है? इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि जो हमारे जो बॉन्ड है बिटवीन कतर एंड इंडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, स्ट्रेंथन हो गया है। ठीक है, डिप्लोमेटिक टाइज। सबको समझ आ गया? सो बात करिए डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन की। जो कतर है वो होस्ट करता है एक मिलिट्री बेस। कतर जो है मिलिट्री बेस को होस्ट करता है, किस किस कंट्री का? यूएस का एक मिलिट्री बेस को होस्ट करता है। और मेंटेन टाइज करता है रीजनल मिलिटेंट ग्रुप्स के साथ। मतलब इसके जो टाइज है वो हमास और तालिबान दोनों के साथ है, हमास और तालिबान दोनों के साथ। ठीक है, इसके टाइज हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स जियो पॉलिटिकल पोजिशन है, एक तरफ तो यूएस को सपोर्ट करता है, यूएस का मिलिट्री बेस है कतर में, दूसरी तरफ हमास और तालिबान को भी सपोर्ट करता है। ये सबको समझ आ रहे हैं? सो इंडिया जो है वो कतर का सपोर्ट कह सकते हो, इंडिया का सपोर्ट, जो इंडिया है उसने कतर का सपोर्ट लिया था डील करने में तालिबान रिजाइम के साथ। ठीक है, डील करने में किसका? तालिबान रिजाइम के साथ। सबको समझ आ रहा है? फिर बात करी जाए स्ट्रेंथनिंग डिप्लोमेटिक फ्रेमवर्क की बात करी जाए, स्ट्रेंथनिंग डिप्लोमेटिक फ्रेमवर्क की बात करी जाए। सो इंडिया एंड जो कतर है उन्होंने साइन करा है क्या? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। फिर है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन्होंने करा है, एमओयू साइन करा है स्पोर्ट्स में। इसमें एमओयू साइन करा है स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स में, दोनों कंट्रीज ने एमओयू साइन करा है। सबको समझ आ रहा है? सो डबल टैक्सेशन में क्या होता है? डबल टैक्सेशन में क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल भाई एक कोई प्रोड्यूस है,
ठीक है, एक कोई कोई एक फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, उसको आपने एक बार टैक्स लगा दिया एक कंट्री में, फिर वो दूसरी कंट्री में इंपोर्ट होता है, फिर वो दूसरी कंट्री में इंपोर्ट होता है और फिर से टैक्स लग जाता है। अब क्या हो रहा है, टैक्स कितना बार लग गया, 2 बार टैक्स लग गया। सबको समझ आ रहा है, इंपोर्ट करने के फिर बाद में भी टैक्स लग जाए तो ये क्या हो जाता है, ये डबल टैक्सेशन हो जाता है। सबको समझ आ रहा है। सो अब बात कीजिए स्ट्रेंथनिंग डिप्लोमेटिक फ्रेमवर्क की बात करें, जो इंडिया एंड कतर है, उन्होंने साइन करा है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने का इन्होंने एग्रीमेंट साइन करा है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करी है स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स में, सभी को क्लियर है। और जो इंडिया और कतर की जो जो पार्टनरशिप है, उसको किस मतलब उसको एलिवेट कर दिया गया है, वो बढ़कर क्या बन चुकी है, और ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है पार्टनरशिप इंडिया और कतर की, वो अब बन चुकी है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। क्या बन गई है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। सबको समझ आ रहा है। तो और सेम टाइप ऑफ जो एग्रीमेंट है कतर ने कर रखे हैं, जैसे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल नेशंस के साथ, जैसे सऊदी अरब, यूएई, ओमान एंड कुवैत के साथ सेम टाइप ऑफ इन्होंने पार्टनरशिप रखी है कतर ने। ठीक है, क्लियर है। तो देखा जाए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो गई है इंडिया की, ठीक है, कतर के लिए। सबको समझ आ रहा है। तो बहुत ज्यादा एक जो इनकी जो पार्टनरशिप है वो एलिवेट हो गई है। ठीक है, अब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन चुके हैं आपस में इन दोनों की। लेकिन जियोपॉलिटिकल डायमेंशन की अगर बात करी जाए, जो कतार है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इसराइल और हमास कॉन्फ्लिक्ट में। जो हमास की जो लीडरशिप है, ठीक है, जो हमास की जो लीडरशिप है, वो कतर होस्ट करता है। मतलब जो हमास के इंपॉर्टेंट लीडर्स थे वो कतर में रह चुके हैं, ये सभी को पता होना चाहिए अभी तक। ठीक है, और सबको पता है कि जो हमास है उसको सपोर्ट करता है कतर। लेकिन जो इंडियन पोजीशन है, आपको पता है कि हमारे इसराइल के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइज है, हमारे इसराइल के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइज है। फिर ऊपर से जो इंडिया है, वो कभी भी कह सकते हो स्ट्रॉन्ग स्टैंस नहीं लेता है किसी भी चीज़ के ऊपर, स्ट्रॉन्ग स्टैंस नहीं लेता है। इंडियन गवर्नमेंट किसी भी चीज़ पे स्ट्रॉन्ग स्टैंस नहीं लेती है कि, ठीक है, चाहे वो कह सकते हो हमास के ऊपर कितना भी कुछ बड़ा हमला हो जाए, ठीक है, चाहे इसराइल कितना भी कुछ बड़ा कर दे, तो वो स्ट्रॉन्ग टाइज नहीं लेता। तो देखा जाए तो इंडिया की जो पोजीशन है वो कह सकते हो क्लियर है ही नहीं हमास से रिलेटेड, या इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट पे। सबको समझ आ गया। जो इंडिया है वो एक तरह से बैलेंस अप्रोच लेकर चल रहा है गल्फ में। कैसा कैसा अप्रोच लेकर चल रहा है गल्फ में। एक तरफ तो उसने स्ट्रेंथ कर दिया है, स्ट्रेंथन कर दिया, अपने टाइज स्ट्रॉन्ग कर दिए हैं गल्फ नेशन, जैसे सऊदी अरेबिया के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज बना दिए, यूएई के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज बना दिए, कतर के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज बना दिया है। ठीक है, क्लियर है, सबको समझ आ रहा है। जो इंडिया कतर पार्टनरशिप है वो फोकस करता है इकोनॉमिक कॉपरेशन ओवर आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट्स। तो आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट्स पे ना ध्यान देके कि भाई कतार की आइडियोलॉजी क्या है, हमास को सपोर्ट करना है। तो इंडिया जो कतार की पार्टनरशिप है वो आइडियोलॉजिकली कह सकते हो इतना फोकस नहीं करती। वो किस पे फोकस करती है, इकोनॉमिक कॉपरेशन पे ज्यादा फोकस करती है। सबको समझ आ रहा है। तो जिसके जैसे क्या है, न्यूट्रलिटी पे कह सकते हो इनका ज्यादा ध्यान है इस पार्टनरशिप का। ठीक है, ऑफ कोर्स भाई सही बात है। ऐसा थोड़ी ना जरूरी कि भैया आपकी सोच जो है किसी भी टॉपिक से वो सेम हमारी भी वैसी ही सोच हो जाएगी। ऑफ कोर्स हमारी अलग हो सकती है। तो सेम गवर्नमेंट जो इंडियन गवर्नमेंट है वो भी ऐसा सोच के चल रही है। ठीक है। अब दिक्कत ये आ रही है कि इसमें एक चीज याद रखना। जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, अभी इन्होंने रिसेंटली बोला है कि भाई ये जो पूरा एरिया है, गाजा का जो पूरा एरिया, हम इसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे इजरायली सेटलमेंट बना देंगे। क्या बना देंगे, इजरायली सेटलमेंट बना देंगे। और आप सभी को पता होगा कि जितने भी गल्फ नेशन है उन्होंने स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन दिखाया है इस चीज पे। क्या दिखाया है, स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन दिखाया है। लेकिन जो इंडिया है और गल्फ नेशन में कतर भी है, उसने भी स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन दिखाया। उन्होंने बोला कि ये बिल्कुल गलत है। लेकिन जो इंडिया है वो बिल्कुल साइलेंट है इस टॉपिक पे। इंडिया ने कोई अपना ओपिनियन नहीं दिया है अभी तक। ठीक है, सबको समझ आ रहा है। और बाकी जितने भी जियो पॉलिटिकल मैंने आपको चीजें समझाई, इसमें इसराइल और हमास इशू चाहे कुछ भी हो, इंडिया और जो कतार है वो एग्री कर चुके हैं पार्टनरशिप को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने में। सबको समझ आ रहा है। और ये सिर्फ काम कर रहे हैं इंडिया और कतार म्यूचुअल इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के बेसिस पे। सबको समझ आ रहा है। क्या क्या इंपॉर्टेंट मतलब आपके एग्जाम में क्या आ सकता है, एग्जाम में आ सकता है आपके इंटरनेशनल रिलेशंस जीएस पेपर 2 में आ सकता है। एनर्जी सिक्योरिटी जीएस पेपर 3 में आ सकता है कि इंडिया का एलएनजी इंपोर्ट कतार से हो रहा है। ठीक है, कतार का रोल इंपॉर्टेंट है इसमें। मिडल ईस्ट जियो पॉलिटिक्स जीएस पेपर 2 में आपको इंपॉर्टेंट मतलब ये कह सकते हो, ये आर्टिकल पूछा जा सकता है, या फिर इससे कुछ रिलेटेड चीज़ें आप लिख कर आ सकते हो कोई भी अगर क्वेश्चन आता है।
ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट इन ग्लोबल डिप्लोमेसी। फिर इंडियन डायस्पोरा की अगर बात बात करी जाए तो वो भी आप जो उसमें कतार है इंडियन डायस्पोरा की, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसमें भी कतार। ठीक है, क्लियर है। सो ये था हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 हम थोड़ी देर बाद अपलोड करेंगे, इवनिंग तक। अगर आप लोगों को किसी को भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और कोई अगर फीडबैक देना चाहते हैं तो फीडबैक भी दे सकते हैं आप लोग। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि आपको इवनिंग में मिल जाएगा।